क्लासेस। बेटा आज हम फिर से आपके लिए एक नई वीडियो लेके आ गए हैं जो किस यूनिट की है बेटा, रिप्रोडक्शन यूनिट। अब तक हमारी फर्स्ट यूनिट ही चल रही थी जिसके अंदर आपके 3 चैप्टर हैं। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर हमने पुरानी वीडियोस में कंप्लीट करा दिया है। तो बेटा जिन बच्चों ने वीडियोस नहीं देखी है जल्दी जल्दी जाओ वीडियोस देखो और बायो को अच्छे तरीके से इजी ट्रिक से समझ सको, डायग्राम बनाना सीख सको और अपने बोर्ड में अच्छे मार्क्स गेन कर लो। तो आज हम लास्ट चैप्टर कंप्लीट करने जा रहे हैं जो है आपकी फर्स्ट यूनिट का रिप्रोडक्शन का। कौन सा है बेटा? रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ होती क्या है बेटा? रिप्रोडक्टिव हेल्थ वो होती है कि आप रिप्रोडक्शन भी परफॉर्म कर रहे हो, उसके साथ साथ आपकी हेल्थ भी अफेक्ट नहीं हो रही है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। आई थिंक बहुत से बच्चों को पता होगा कि हम सबसे पहले क्या पढ़ाते हैं बेटा, आपको इंट्रोडक्शन, उसके साथ साथ बताते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आप पढ़ने वाले हो। एक ओवरव्यू देना जरूरी है जिसके बाद बच्चा इजीली समझ पाए। सबसे पहले क्या है आपका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के आपके 2 पार्ट्स है, हेल्थ और रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ रिप्रोडक्टिव हेल्थ जरूरी है, हेल्दी होना भी तो जरूरी है। तो हेल्दी किस तरीके से रहा जा सकता है? अगर आप फिजिकली फिट हो तो क्या आप प्रॉपरली हेल्दी हो? नहीं बेटा, हेल्दी रहने के लिए, एक प्रॉपर हेल्दी बॉडी के लिए हमें फिजिकली, मेंटली, सोशली हर तरीके से फिट होना जरूरी होता है। तो इसमें कौन कौन से टर्म्स आते हैं बेटा? इट स्टेट ऑफ फिजिकली, इमोशनली, सोशली और बिहेवियरली वेल बीइंग, कि हमें हर तरीके से फिजिकली, इमोशनली अच्छे से चीजें करनी चाहिए, तभी हम अपने आप को हेल्दी कंसिडर कर सकते हैं। अब उसी के अंदर आता है आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है? जब मेल या फीमेल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करेंगे तो उसके बाद उनकी हेल्थ पर क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं, उससे बच्चे में क्या क्या चेंजेस आएंगे, या उस हेल्थ को किस तरीके से मेंटेन किया जा सकता है। तो इसमें वही है कि जब व्हेन पर्सन इज रिप्रोडक्टिवली हेल्दी इन ऑल टर्म्स, सभी टर्म्स में, मतलब उन्हें खुद को भी कोई नुकसान नहीं हो रहा है या जो बच्चा जन्म ले रहा है उसको भी कोई हेल्थ इश्यू नहीं है, तो उसको किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, ये आता है आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर। अब सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स जो हमारी हेल्थ को इफेक्ट करती हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स थी, या उसके बाद कौन कौन सी स्ट्रेटजीज बनी जिसकी वजह से हेल्थ को क्योर किया गया, उनको रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोवाइड की गई सब ह्यूमंस को। ठीक है, स्पेशली ऐसा नहीं है कि मेल को या फीमेल को, दोनों को ही। उसके बाद सबसे पहले आपकी कौन सी प्रॉब्लम्स थी बेटा? ओवर पॉपुलेशन। रिसेंटली क्या हुआ है, जो हमारा इंडिया है वो पॉपुलेशन के टर्म में फर्स्ट नंबर पर आ गया है। मतलब हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है जो हर साल इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है, उसके बाद आपका लैक ऑफ अवेयरनेस, कि आप लोग ध्यान नहीं देते। ठीक है, लैक ऑफ अवेयरनेस, किसी भी चीज पर ध्यान नहीं देते, या प्रॉपरली नहाना, दवाई ना लेना, गंदे रहना, वो सब। उसके बाद आता है आपका एसटीडी। एसटीडी क्या होता है बेटा? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज। वो कैसे फैलती है? जब मेल और फीमेल सेक्स परफॉर्म करते हैं या सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, उसकी वजह से जो डिसीज ट्रांसफर होती है मेल टू फीमेल या फिर फीमेल टू मेल, वो आती है आपकी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस के अंदर। ठीक है, उसके बाद आपका पॉवर्टी, गरीबी। गरीबी भी तो हो सकती है, अगर गरीब हो आप, प्रॉपरली आपके पास पैसे नहीं है, अच्छा घर नहीं है, तो आप अपनी हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाओगे। या फिर अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होगा? आपके पास नौकरी नहीं है, आप पैसे नहीं कमा पाओगे। पैसे नहीं कमा पाओगे तो क्या आप बच्चों को प्रॉपर हेल्थ प्रोवाइड कर पाओगे? नहीं, खाने की उनके पास कमी हो जाएगी, वो फिजिकली अनफिट हो जाएंगे, उनको बीमारी हो जाएंगी, उनका प्रॉपर तरीके से क्योर नहीं हो पाएगा, या आप उनको डॉक्टर के पास नहीं ले जा पाओगे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस करने को मिली, किस वजह से? क्योंकि जब ह्यूमन की हेल्थ मेंटेन नहीं की जा रही थी, उनकी हेल्थ कंटिन्यूसली इफेक्ट इन सब चीजों की वजह से हो रही थी। ठीक है, उसके बाद इन प्रॉब्लम्स को क्योर करने के लिए गवर्नमेंट ने कौन कौन सी स्ट्रेटजीज बनाई। सबसे पहले क्या था कि जो इंडिया हमारा वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री थी, ठीक है, जिसने लॉन्च किया था फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। किसमें? 1951 में। मतलब फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम में क्या था कि आप एक फैमिली के अंदर सिर्फ 1 या 2 बच्चे ही कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। अगर आप ज्यादा बच्चे करोगे तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो हेल्थ इफेक्ट होगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, पॉवर्टी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये प्रोग्राम इंडिया में सबसे पहले लॉन्च किया गया था। कब किया गया था बेटा? 1951 के अंदर। उसके बाद दूसरा क्या था कि बेटर प्रोग्राम फिर से लॉन्च हुए। कौन सा था बेटा? रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम।
मतलब RCH, ठीक है। रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स पर क्या किया गया था, फिर से लॉन्च किया गया था, किसके अंदर बेटा, इंडिया के अंदर। अब हम देख लेते हैं कि उससे क्या डिफरेंस हमें देखने को मिला, ह्यूमंस की लाइफ पे क्या फर्क पड़ा, उनकी हेल्थ किस तरीके से इंक्रीज हुई। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आई थिंक इतना सबको समझ आ गया होगा। बेटा नोट्स आपको लिंक में प्रोवाइडेड हो जाएंगे, इसके साथ साथ जो मेजर से पॉइंट्स है आपको लिखते रहना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैम आप पढ़ा रहे हैं हम तो सिर्फ देख रहे हैं और बाद में हम सारी चीजें भूल जाएंगे। पेन पेपर लेके बैठा करो, पेन कॉपी साथ के साथ थोड़े अपने सेल्फ मेड नोट्स बनाओ जो आपके लिए इजी रहे और बोर्ड के टाइम पर आपकी हेल्प कर पाए, ठीक है बेटा। चलिए अब देख लेते हैं कि RCH के अंदर क्या था। RCH का एम क्या था कि जिसकी वजह से रिप्रोडक्टिव हेल्थ अवेयरनेस, मतलब हेल्थ को किस तरीके से इंक्रीज किया जाए या रिप्रोडक्टिव हेल्थ को किस तरीके से इंप्रूव किया जाए, अवेयर किया जाए लोगों को। तो सबसे पहले क्या थी जो स्ट्रेटेजी थी उसकी, फर्स्ट क्या थी कि उन्होंने ऑडियो विजुअल एडवर्टाइजमेंट बनाए। मतलब ऑडियो विजुअल एडवर्टाइजमेंट में मतलब आपके स्लोगन वगैरह बनते हैं, एडवर्टाइजमेंट हुआ, ऑडियो बनाई गई, उनको फैलाया गया, ठीक है। जैसे कि एक हमारा बना था हम दो हमारे दो, जिससे सब लोग इन्फ्लुएंस हो सके। तो फैमिली प्रोग्राम को भी, प्लानिंग प्रोग्राम को भी इसी तरीके से चारों तरफ इजीली फैलाया गया। दूसरा था आपका अवेयरनेस किया गया कि बच्चों को स्कूल के अंदर सेक्स एजुकेशन कराएं। किस लिए, कि आगे जाके उन्हें किसी भी तरह की हेल्थ इशू ना हो, उन्हें किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, वो शुरू से हर चीज का प्रिकॉशंस का ध्यान रखें, क्योंकि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, ठीक है। ये चीज तो सुनी होगी आपने। तो हमें क्या रखना, प्रिकॉशंस का ध्यान रखना है, जिससे हम बाद में बीमार ना पड़े, हमें पैसा खर्च करना ना पड़े। उसके बाद क्या था कि अवेयरनेस अबाउट सेक्स क्राइम, जो बहुत सारे सेक्स क्राइम होते हैं, इंडिया तो फेमस है सेक्स क्राइम के लिए, रेप वगैरह होते हैं, उससे लोगों को अवेयर कराया जा सके, उसके लिए स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जा सके। हमारी कंट्री में जो मोस्ट ऑफ द डिसीज होती है बेटा, वो सेक्स क्राइम की वजह से ज्यादा फैलती है। क्यों, क्योंकि उस टाइम पर प्रिकॉशंस वगैरह का ध्यान नहीं रखा जाता। जो लोग होते हैं वो फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो क्या होते हैं, तो वो बहुत ज्यादा वेल मेंटेन नहीं रहते हैं, तो उस तरीके से क्या होते हैं, चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। उसके बाद था आपका इक्वल राइट्स दिए जाए मेल और फीमेल्स दोनों को। ऐसा नहीं है कि सोसाइटी ने कह दिया कि सिर्फ वुमेन्स को ही अपने आप को प्रॉपर मेंटेन करके रखना है, ठीक है, ये दोनों के लिए इक्वल राइट्स बनाए जाएं, ठीक है। उसके बाद अवेयरनेस अबाउट मेंस्ट्रुअल हाइजीन, मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लेके भी लड़कियों को पढ़ाया जाए। आपने एक मूवी देखी होगी पैडमैन, पैडमैन में अक्षय कुमार था, अक्षय कुमार ने क्या किया था, सेल्फ मेड पैड बनाए थे। तो उसके बाद क्या हुआ था, जब वो मूवी बनी थी तो गवर्नमेंट ने क्या किया है कि 1 रुपए में 1 पैड मिलता है। आप किसी भी गवर्नमेंट स्टोर पे चले जाओगे तो गर्ल्स के लिए, फीमेल्स के लिए 10 रुपए में इजीली 10 पैड आप खरीद सकते हो। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी अवेयर करके रखो, सैनिटरी पैड का यूज करें, गंदा कपड़ा यूज ना करें, ठीक है। उसके बाद अवेयरनेस अबाउट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है जैसे कि आपकी आईपिल हो गई या फिर कॉन्डम हो गए, तो उनका यूज सही तरीके से किया जाए। अगर ज्यादा आईपिल वगैरह लेंगी फीमेल्स तो आगे जाके क्या होता है कि प्रेगनेंसी नहीं हो पाती, तो उसकी वजह से उसको लेके भी उन्हें अवेयर कराया जाए। उसके बाद बेटर प्री पोस्ट नेटल केयर, मैसिव इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन, मतलब उन्हें क्या नेटल केयर दी जाए, उसके साथ साथ उन्हें उनकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए वैक्सीनेशन प्रोवाइड की जाए। ये कौन से प्रोग्राम के अंदर थी बेटा, RCH, ठीक है, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। अब रिसर्च जो की गई थी वो कहाँ की गई थी बेटा, CDRI, CDRI मतलब सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कहाँ पे है बेटा, लखनऊ के अंदर है, ठीक है। वो किस लिए की गई थी, जिससे डेवलप हुई एक नॉन स्टेरॉइडल क्या थी, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, जिसका नाम था बेटा सहेली, जो किसे सिर्फ कौन ले सकती थी, फीमेल्स। तो जो लखनऊ में रहते होंगे उन्हें इस चीज का पता होगा कि वहां पे एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसके अंदर उन्होंने एक तरीके की नॉन स्टेरॉइड पिल बनाई थी जो कि पूरी तरीके से सेफ थी, जिसका नाम सहेली था, जिसको सिर्फ फीमेल ले सकती है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी ना हो, ठीक है। ये हो गया आपका। अब देख लेते हैं उसके बाद आता है बेटा आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक,
इसका तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो बेटा आपके एग्जाम में कंपलसरी आया मिलेगा, 2 to 3 मार्क्स का। तो इसको आप थोड़ा ध्यान से पढ़ना बेटा, बीच में उठ के मत चले जाना। इसमें क्या है बेटा, ये एमनियोसेंटेसिस क्या होता है, ये बेटा परफॉर्म कराया जाता है 14 से 18 वीक। मतलब कौन सा फेज होता है 14 से 18 वीक? 3 फेजेस बताए थे आपको प्रेगनेंसी के, तो कौन से फेज में आता है ये आपका सेकंड फेज के अंदर, जिसमें 4th मंथ से 6th मंथ के बीच में ये परफॉर्म कराया जा रहा था। किस लिए? जिससे बेटा सेक्स डिटर्मिनेशन हो सके, पता चल सके कि लड़का है या लड़की है, जेंडर का पता चल सके। दूसरा जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी, मतलब कि बच्चे के अंदर कोई भी किसी तरह की कमी तो नहीं है, किसी भी तरह की बीमारी तो नहीं है, सिकल सेल एनीमिया, डाउन सिंड्रोम तो नहीं है, ठीक है। उनको पता लगाने के लिए क्या किया गया था, एमनियोसेंटेसिस परफॉर्म कराया जाता था, जो फीमेल्स के 14 वीक से 18 वीक के अंदर होता था, जिसमें सेक्स डिटर्मिनेशन भी बताया गया। ये किस तरीके से होता था पहले वो देख लो। ये बेटा ये क्या है, वोम्ब है, ठीक है, ठीक है, किसी फीमेल का वोम्ब है, वोम्ब के अंदर क्या है, प्लेसेंटा है। प्लेसेंटा का हमने आपको बता ही दिया था, जिसकी वजह से फ्लूइड या फिर कोई भी आपको केमिकल नहीं, कोई भी एनर्जी वगैरह खाना जो ट्रांसफर होता है वो प्लेसेंटल की हेल्प से होता है बच्चे के अंदर, माँ के पेट में, ठीक है। दूसरा आपका इसके अंदर क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड। ये जो फ्लूइड प्रेजेंट है ये एमनियोटिक फ्लूइड है, तो क्या होता है कि डायरेक्ट इंजेक्ट किया जाता है, एमनियोसेंटेसिस डायरेक्ट इंजेक्ट किया जाएगा किसके अंदर, एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर, जिसकी वजह से ये एक्टिविटी परफॉर्म करके डॉक्टर्स पता लगा सके कि कौन सा जेंडर है, कोई उसके अंदर कमी तो नहीं है, किसी तरह की कोई बीमारी तो नहीं है। लेकिन कैसे की स्क्रीन आपकी इंसर्ट की गई, सुई लगाई गई मदर की एमनियोटिक कैविटी के अंदर, एमनियोटिक फ्लूइड जिसके और चारों ओर था, और फीटस से वो एमनियोटिक फ्लूइड कलेक्ट करा गया, उसे फिर क्या किया, लैब में परफॉर्म कराया, और टेस्ट कंप्लीट होने के बाद ये पता लगाया गया कि किसी तरह की कोई बीमारी तो नहीं है, या फिर जेंडर रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो इसी की हेल्प से पता लगाई गई, ठीक है। लेकिन एमनियोटिक डिटर्मिनेशन की वजह से क्या हुआ कि इंडिया, अब इंडिया वाले तो बहुत ज्यादा क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एडवांस समझते हैं अपने आपको। तो बेटा बहुत टाइम से क्या हो रहा था कि हमारे समाज में ये होता है कि जब किसी लड़की का जन्म होता है तो पहले क्या करते थे, उसको मार देते थे, बहुत सारे अबॉर्शन कराए गए। वो इसी वजह से तो इंडिया में क्या होने लगा, इस चीज का मिसयूज होने लगा। सब लोग क्या करते थे, जाके जेंडर का पता लगाते थे, लड़कियां थी तो उसको मार देते थे। तभी हमारे यहाँ पे एक स्लोगन भी तो चला हुआ है बेटा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो इसी वजह से था कि उसको जन्म भी लेने नहीं दिया जाता था पहले के टाइम में। अब ऐसा नहीं है, अब तो काफी चेंज हमें देखने को मिला है, लेकिन पहले इंडिया में इसका बहुत ज्यादा मिसयूज हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, सेक्स डिटर्मिनेशन को बैन कर दिया गया इंडिया के अंदर। अब आप एमनियोसेंटेसिस करवा तो सकते हैं, लेकिन सिर्फ ये जानने के लिए कि बच्चे में कोई भी डिसीज वगैरह तो नहीं है, जेंडर नहीं पता कर सकते, क्योंकि वो क्लियरली बैन कर दिया गया है। क्योंकि उससे क्या हो रहा था कि माँ के साथ साथ बच्चे को भी हार्म कर दिया जा रहा था हमारी सोसाइटी, ठीक है बेटा। नेक्स्ट अब देख लेते हैं प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आरसीएच, किस किस तरीके से आरसीएच का यूज करके या उसको प्रॉपरली तरीके से कैसे सारी जगहों पर फैलाया गया, सबको उसके बारे में इजीली अवेयर किया गया। तो उसमें सबसे पहले क्या था, सबसे पहले था कि उसका बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि कोई भी आपका फोन हो गया, कौन सा, आईफोन, आईफोन ले लेते हैं, आईफोन है आपका, उसको क्या है, अलग अलग मॉडल्स आपके आते हैं, शुरुआत से आते जा रहे हैं, आईफोन 4, 5, 6, 7, ठीक है। अब क्या होता है कि हर आईफोन के अंदर ऐसा तो नहीं है सब एक तरीके के दिखते हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज कर दिया जाता है। इसी तरीके से क्या था कि उसको बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए कि सब लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो, ठीक है। उसके बाद जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी हो, डॉक्टर नर्सेज अवेलेबल हो। थर्ड था आपका उसके साथ मटेरियल रिक्वायर्ड हो, कि मटेरियल अवेलेबल होगा तो ही तो वो चीज बन पाएगी, हो पाएगी, परफॉर्म कर पाएंगे। तो ये मेन 3 इम्प्लीमेंटेशंस थे जिनकी वजह से उन जो आरसीएच प्रोग्राम था आपका वो इजीली परफॉर्म करा दिया जाए। होल्डिंग्स लगी,
एडवर्टाइजमेंट हुआ, नर्सिस वगैरह प्रोवाइड किए गए, मटेरियल प्रोवाइड कर दिया गया। ये सब चीजें प्रोवाइड होने के बाद ही क्या था, प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन था किसका बेटा, RCH का। ठीक है, अब उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट क्या है आपका, पॉपुलेशन ग्रोथ और स्टेबिलिटी। अब देख लेते हैं इंडिया की तो पॉपुलेशन ग्रोथ अब कौन से नंबर पे है, फर्स्ट नंबर पे है। तो इंक्रीज ईयरली टू ईयरली होती जा रही है। अब उसको किस तरीके से स्टेबल किया जाए, ठीक है, एक चार्ट दिया गया है। तो कि जो नंबर ऑफ क्या होता है पॉपुलेशन के अंदर, जो सिमिलर स्पेसीज एक टाइम के अंदर एक जगह पर अवेलेबल हो, एज लाइक ह्यूमंस, एनिमल्स अलग हो गए, रेप्टाइल्स अलग हो गए, ठीक है, तो सेम स्पेसीज तो क्या कंसिडर होती है, एज अ पॉपुलेशन। अब इसके अंदर क्या आता है, जो स्टडी ऑफ पॉपुलेशन होती थी उसको हम क्या बोलते थे, डेमोग्राफी। क्या बोलते हैं, डेमोग्राफी। अब इसके अंदर एक चार्ट दिया गया है कि जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी 1900 में, वो कितनी थी, 2 बिलियन, जबकि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी थी, 350 मिलियन। फिर दोबारा देखा गया कि 2000 में कितनी हुई, 6 बिलियन, और उस पे इंडिया की कितनी हो गई बेटा, 1 बिलियन। ठीक है, मतलब ये मान के चलो 30% जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड पॉपुलेशन के अंदर, उसमें किसका योगदान है बेटा, इंडिया का सबसे ज्यादा योगदान है। ठीक है, उसके बाद 2011 में 7 बिलियन, इंडिया की पॉपुलेशन 1.2। तो इंडिया की पॉपुलेशन तो कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है, वो तो अपना प्रॉपर कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन के अंदर। ऐसे ही 2024 में 8.1 बिलियन, तो इंडिया की थी 1.4। तो ये सारा आपका क्या था, इंफॉर्मेशन जो हमें गवर्नमेंट के द्वारा मिली थी। इसके बाद नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ को किस तरीके से स्टेबल किया जाए, या उसकी स्टेबिलिटी किस चीज पर डिपेंड करती है। सबसे पहले क्या था कि पॉपुलेशन काउंट, मतलब जिससे हम इजीली पॉपुलेशन काउंट कर सके, कितने जन्म हो रहे हैं इंडिया के अंदर, कितनी डेथ हो रही हैं, कितने लोग माइग्रेट होके एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, आउट ऑफ द कंट्री जा रहे हैं, या एक शहर से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं। तो उसके लिए आपके 3-4 रेट्स बनाए गए। सबसे पहले आपका मोर्टेलिटी रेट, फिर आपका नेटिलिटी रेट। तो मोर्टेलिटी रेट क्या था बेटा, कि कितनी डेथ हो रही है। नेटिलिटी रेट में क्या आया कि कितने बर्थ हो रहे हैं। माइग्रेशन के अंदर कि कितने लोग एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं, या तो स्टेट टू स्टेट या आउट ऑफ द कंट्री। उनमें भी डिफरेंस होता है, एक इमिग्रेशन होता है, एक एमिग्रेशन होता है। ठीक है, वो भी आपको बताएंगे। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मतलब जो बच्चा जन्म लेते ही मर रहा है वो, या फिर जो बच्चे को जन्म देने के बाद डॉक्टर बोलते हैं ना कि हम माँ को नहीं बचा पाए, वो सब रेट्स जो थे उसकी वजह से हम इजीली क्या कर पा रहे थे, ये मेजर कर पा रहे थे कि इंडिया के अंदर कितनी डेथ हो रही है, कितने बर्थ हो रहे हैं, कितना माइग्रेशन हो रहा है, किस किस तरीके से पॉपुलेशन में चेंजेस या वेरीज हमें देखने को मिल रहे हैं। अब देख लेते हैं कि इन चीजों को हम किस तरीके से पढ़ेंगे, मोर्टिलिटी रेट को किस तरीके से पढ़ेंगे, क्या उसका फॉर्मूला होगा। बेटा मोर्टिलिटी रेट आपका बढ़ेगा तो पॉपुलेशन घटेगी, ऑब्वियसली। नंबर ऑफ डेथ जितनी ज्यादा होगी पॉपुलेशन उतनी ही कम होगी, जितने लोग मरेंगे उतनी ही तो क्या होगा, आप इजीली सांस ले पाओगे, क्योंकि बहुत ज्यादा क्राउड आपका इंडिया के अंदर फैल गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने ये कह दिया आप जाके किसी को मार दो, ठीक है, ऐसा नहीं करना है बेटा, बाद में मुझे मत बोलना मैम ने बोला था। दूसरा आपका नेटिलिटी रेट, जब नेटिलिटी बढ़ेगी, बच्चे का जन्म होगा, तो पॉपुलेशन भी तो साथ के साथ आपकी इंक्रीज होती रहेगी। उसके बाद आपका आता है इमिग्रेशन। इमिग्रेशन क्या होता है कि आप इंडिया से कनाडा चले गए, तो आपने इंडिया की पॉपुलेशन तो कम कर दी, लेकिन कनाडा वालों की तो बढ़ा दी, तो वो आ गया आपका इमिग्रेशन। अब कनाडा से आप दूसरी कंट्री यूएस चले गए, तो जो आउट ऑफ द कंट्री आप माइग्रेट कर रहे हो वो कहलाया जाता है आपका एमिग्रेशन। जो आप आउट ऑफ द कंट्री कर रहे हो वो आपका होता है इमिग्रेशन। तो आप एक जगह से दूसरी जगह जाके सरवाइव कर रहे हो। कमेंट में बताना कितने कितने लोग बाहर हैं। मैं भी वैसे बाहर ही हूँ, ठीक है, पर मैं ये नहीं है कि मैं परमानेंट वहां हूं सिर्फ पढ़ाई के लिए, ठीक है, तो मुझे मत कंसिडर कर लेना इस चीज में। कभी आप ये बोलने लगो मैम आप भी तो बाहर ही हो,
अब देख लेते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की, जो बच्चा जन्म लेता है किसी भी कारण से, हेल्थ इश्यूज से, या उसको उसकी मदर को प्रॉपर खाना नहीं मिल पाता, या फिर जितनी एनर्जी वगैरह चाहिए होती है प्रॉपर वो नहीं मिल पाती, तो उसकी वजह से क्या होता है, बच्चे के अंदर कमी आ जाती है और वो पैदा होने से पहले ही कभी कभी तो वोम के अंदर ही मर जाता है, या फिर जन्म लेते ही कुछ टाइम बाद मर जाता है। तो वो आता है आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के अंदर। उसके बाद आता है आपका मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। कभी कभी क्या होता है, जब प्रॉपर आपको खाने को चीजें नहीं मिलेंगी, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी, तो डिलीवरी के बाद क्या होता है, बहुत सी मदर क्या कर की डेथ हो जाती है, वो सरवाइव नहीं कर पाते, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं जिसकी वजह से डॉक्टर उनकी हेल्प नहीं कर पाते हैं। तो हेल्थ को बेटा मेंटेन करके रखना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है सिर्फ आप रिप्रोडक्शन के टाइम पर ही हेल्थ मेंटेन करके रखे, वो तो आपको लाइफ टाइम मेंटेन करके रखनी जरूरी है। आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी तो आप अच्छे तरीके से चीजें परफॉर्म कर पाओगे, अपनी लाइफ को इजीली जी पाओगे। अब देख लेते हैं ग्रोथ रेट। एक छोटा सा एग्जांपल दिया गया है एनसीईआरटी में कि जब गवर्नमेंट ने क्या किया, पता किया कि कितना रेट आपकी ग्रोथ रेट हो गया है, तो अराउंड 1%, मतलब 1000 इंडिविजुअल्स पर 17 लोग जन्म ले रहे थे। कब? 2000 में। जबकि 2011 में दूसरा जब उन्होंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की तो उस टाइम पे क्या हो रहा था बेटा, वो कितना हो गया, लेस देन 2% हो गया। कि जब तब तो 1000 लोगों पे 17 लोग जन्म ले रहे थे, अब क्या हुआ, 1000 लोग पे कितने लोग बर्थ कर रहे हैं बेटा, 20। ठीक है, तो इस तरीके से क्या क्या हुआ, आपकी इंडिया की ग्रोथ रेट बढ़ती चली गई टाइम के साथ साथ। नेक्स्ट बेटा, आप लोग भी बीच में पानी वानी पीते रहो, ऐसा नहीं है कि पढ़ने में इतने वो हो जाओ कि बाद में कह दो मैम हम तो डिहाइड्रेट हो गए थे, हमारे तो सर्वर में दर्द हो गया था। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए नेक्स्ट क्या है बेटा आपका, कि कौन कौन से स्टेप्स लिए गए जिसकी वजह से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन रुक सके। ज्यादा पॉपुलेशन अगर इंक्रीज होती रहेगी तो क्या होगा, फिर से वही होगा, पॉवर्टी आएगी, अनएम्प्लॉयमेंट होगा, हेल्थ इश्यूज होंगे। ठीक है, आप प्रॉपर्ली सांस नहीं ले पाओगे, आपका इन्वायरमेंट क्या होगा, पॉल्यूटेड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप पॉपुलेशन बढ़ेगी तो क्या होंगे, रिसोर्सेज भी बढ़ेंगे, रिसोर्सेज बढ़ेंगे तो उससे क्या होता है, आपका इन्वायरमेंट पॉल्यूटेड हो जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर गवर्नमेंट ने कौन कौन से आपके मेजर्स स्टेप्स लिए जिसकी वजह से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होने से रुक सके। सबसे पहले क्या था कि उन्होंने मोटिवेट किया किसको बेटा, स्मॉलर फैमिलीज को। उन्होंने क्या स्लोगन वगैरह बनाए, हम दो हमारे दो, उनके पोस्टर्स वगैरह लगवाए गांव के अंदर। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो अर्बन कपल्स थे उनको मोटिवेट किया गया जिसकी वजह से वो एक बच्चा अडॉप्ट कर सके। ठीक है, ये सब। उसके बाद क्या था कि बर्थ कंट्रोल मेथड क्या थे, वो भी इंडिया के अंदर आए जिसकी वजह से पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सके। अब ऐसा तो नहीं है सिर्फ प्रोग्राम से ही हो जाएगा, नहीं ना, आपको इंटरकोर्स के टाइम पे तो कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो उसके अंदर देख लेते हैं कि कौन कौन से मेथड्स यूज किए गए। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स आपके यूज किए जाते हैं जिसके अंदर क्या होते हैं, कैसे होने चाहिए उनके फीचर्स। आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के फीचर्स बेटा ये याद रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। ये क्वेश्चन पिछले साल भी पूछा गया था कि कौन से आपके क्या है फीचर्स है आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के। सबसे पहले कैसे होने चाहिए, वो यूजर फ्रेंडली, जिसको उन्हें इजीली यूज किया जा सके, इजीली अवेलेबल, हर जगह पर अवेलेबल होने चाहिए, इफेक्टिव होने चाहिए, उनको क्या उनका अच्छा इफेक्ट दिखाई देना चाहिए, रिवर्सिबल होने चाहिए, जिनको हम बार बार यूज कर सके, या फिर उनके जो साइड इफेक्ट्स होने चाहिए वो बहुत कम होने चाहिए। नो इंटरफेरेंस, किसी तरीके का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए उस पर, उनको इजीली यूज करा जा सके। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के लिए बनाए गए थे, जिसके अंदर स्लोगन वगैरह थे आपके। ठीक है, और क्या क्या किए थे उन्होंने बेटा, रेजिंग किया था मैरिजेबल ईयर्स को, कि फीमेल्स 18 से पहले शादी नहीं कर सकती, मेल के लिए जो एज दी गई थी वो 21 दी गई थी, और इंसेंटिव्स दिए गए थे जो स्मॉल फैमिलीज से बिलोंग करते हैं, अर्बन एरियाज के जो लोग हैं उनको क्या दिए गए थे, पैसे दिए गए थे। ठीक है,
ये सब प्रोग्राम किस लिए चलाए गए, जिसकी वजह से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन रुक जाए। ठीक है, अब मेथड्स में इस ट्रिक को याद रखना, फील्स एफ से यूजर फ्रेंडली, ई से इजीली अवेलेबल, ई से इफेक्टिव, लेस साइड इफेक्ट, नो इंटरफेरेंस विद सेक्सुअल डिजायर, कि आप कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड से कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रहे हो उससे आपकी सेक्सुअल डिजायर इफेक्ट ना हो पाए। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि अगर आप कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लोगे तो उसके बाद ऐसा होगा कि आपका सेक्सुअल डिजायर का मन ही नहीं होगा या आप एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करेंगे तो उसका कोई भी उस सेक्सुअल डिजायर पर कोई फर्क ना पड़े। ठीक है, इसलिए सब क्या कहे गए थे, आपके मेथड्स क्या किए गए थे, गवर्नमेंट के द्वारा चलाए गए थे, जिसकी वजह से हेल्थ को या फिर ओवर पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सके। अब देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ बर्थ कंट्रोल, बर्थ कंट्रोल के कौन कौन से टाइप्स थे, देख लेते हैं। सबसे पहले आते हैं बेटा आपके टेम्परेरी मेथड्स। बर्थ कंट्रोल मेथड्स में दो टाइप है आपके, टेम्परेरी, परमानेंट। अब टेम्परेरी कैसे, रिवर्सिबल, जिनको आप बार बार यूज कर सकते हो। अब ऐसा क्या है, नई नई कपल्स हैं, शादी वगैरह हुई है, तो आज के टाइम में क्या होता है कि कपल्स बिलीव ये करते हैं कि कुछ टाइम वो खुद के साथ स्पेंड करेंगे, उसके बाद फैमिली प्लानिंग करेंगे, तो उसके लिए बहुत सारे मेथड्स हैं जो यूज किए जाते हैं जिसकी वजह से प्रेगनेंसी ना हो। ठीक है, लेकिन जो आपके थे इरिवर्सिबल, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, उसके अंदर आपके कैसे आए थे बेटा, वो सर्जिकल मेथड है, वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी, जो मेल्स और फीमेल्स में परफॉर्म कराई जाती है। आगे आपको इसके बारे में बताया जाएगा, टेंशन मत लो। सबसे पहले आते हैं आपका नेचुरल मेथड, कि किस तरीके से नेचुरली क्या करा जा सके, बर्थ को कंट्रोल किया जा सके। दूसरा था आपका बैरियर मेथड, क्या क्या चीजें यूज की जा सके। उसके बाद था आपका IUDs, इंट्रायूट्रीन डिवाइस, जो कहाँ पर इंजेक्ट किया जाता है बेटा, फीमेल्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद हार्मोनल मेथड्स भी थे, जिसके अंदर ओरल पिल्स, इम्प्लांटेशन या फिर इंजेक्टेबल इंजेक्शंस दिए जा रहे थे, जिसकी वजह से इजीली बर्थ को कंट्रोल किया जा सकता था। ठीक है, ये आपके मेथड्स हैं। आप सबसे पहले पढ़ लेते हैं टेम्परेरी मेथड्स के फर्स्ट पार्ट, जो कि था आपका नेचुरल मेथड। देख लेते हैं नेचुरल मेथड, मतलब नेचुरली तो आपको इजीली समझ आ रहा होगा, जो आप खुद से अपनी कैलकुलेशन से अपने दिमाग से जिस मेथड का आप यूज कर लेते हैं, जिसमें आपको किसी भी तरीके का पैसा खर्च करना नहीं पड़ता। जैसे नेचुरली जो चीजें मिलती है, ऐसा तो नहीं है हवा चल रही है तो आपको उसके पैसे देने पड़ रहे हैं, पानी पीने के लिए कई कई जगह पे देने पड़ते हैं, लेकिन कुआं वगैरह है, रिवर्स है, तो उसके लिए तो पैसे नहीं देने पड़ रहे हैं, तो जिसमें आपका कोई खर्चा भी ना हो और बिना खर्चे के आपका फायदा हो जाए। ठीक है, तो वो आते हैं आपके नेचुरल मेथड्स। अब इसका क्या एम था कि ये किस तरीके से फिजिकल मीटिंग्स, मतलब ये हो गया आपका स्पर्म, ये हो गया ओवा। ठीक है, स्पर्म और ओवा हो गया, ये क्या कर रहे थे कि इसको इसके पास पहुंचने ही ना दिया जाए, पहले ही आने से पहले रोक दिया जाए। ठीक है, तो इसमें क्या था, चांसेस ऑफ जो इसके फेलियर के चांसेस थे वो बहुत ज्यादा हाई थे, क्योंकि वो क्या थे, ह्यूमंस क्या करते हैं, कभी कभी गलती कर देते हैं, कैलकुलेशन सही नहीं बैठती, टाइमिंग सही नहीं होती, तो इनके जो चांसेस थे वो बहुत ज्यादा हाई थे, इससे ज्यादा कंट्रोल नहीं किया जा सकता था बर्थ को। ठीक है, सबसे पहले क्या था कि पीरियोडिक एब्सिस्टेंस साइक्लिक मेथड, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल, आगे आपको बताया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका कोइटियस इंटरप्ट्स, विड्रॉल मेथड्स, थर्ड है आपका लैक्टेशन एमेनोरिया। ठीक है, ये तीन आपके मेथड्स थे जो नेचुरल मेथड्स के अंदर यूज किए जा रहे थे। उसमें फर्स्ट आपका पढ़ लेते हैं पीरियोडिक एब्सिस्टेंस। अभी हमने आपको पिछले चैप्टर में, आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी, ओवुलेशन डे बताया था, एक चार्ट बनाया था, ग्राफ बनाया था आपके लिए। तो जो ओवुलेशन डे था वो कौन सा था, 14th डे था। ठीक है, 14, किसी किसी का 15, जिसकी साइकिल 30 डेज की होती है उसका ओवुलेशन डे क्या था, 15 था, जिसकी 28 की थी उसका 14 था। अब क्या है कि जो रिस्क पीरियड होता है, अगर 14 डे होगा तो रिस्क पीरियड मतलब ओवुलेशन डे से 3 दिन पहले और ओवुलेशन डे के 3 दिन बाद, मतलब 10 to 17 डेज के बीच में कपल्स को सेक्स अवॉइड कर देना चाहिए अगर वो बर्थ कंट्रोल करना चाह रहे हैं, प्रेगनेंसी नहीं चाह रहे हैं। ठीक है, ये क्या होता है, रिस्क पीरियड होता है, इस टाइम पे ज्यादा चांसेस होते हैं प्रेग्नेंट होने के फीमेल्स के अंदर। उसके बाद इसको कैसे हम कैलकुलेट कर पा रहे थे कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जैसे कि 28 डेज का है, -14 किया तो ओवुलेशन डे आपका 14th बैठा,
किसी का 32 डेज का है तो 32 माइनस 14 तो 18 बैठा, तो 18 का रिस्क पीरियड कैसा होगा, 3 दिन पहले 3 दिन बाद, तो 15 टू 28, ठीक है, सॉरी 15 टू 21 डे जो होगा वो रिस्क पीरियड होगा। इस टाइम पे कपल्स को स्किप कर देना चाहिए किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटीज को। ये नेचुरल मेथड्स का फर्स्ट टाइप है जो आपका पीरियोडिक एब्स्टिनेंस के अंदर आता है। दूसरा देख लेते हैं विड्रॉल मेथड। विड्रॉल मेथड के अंदर क्या था, एक सेकेंड बेटा, इसके भी जो विड्रॉल मेथड के भी जो रेट थे, मतलब खत्म होने के चांसेस बहुत ज्यादा थे, इसकी वजह से प्रेगनेंसी होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा थे, बहुत ज्यादा रिस्की था। मतलब जो मेल्स होते हैं वो जब फीमेल्स के ट्रैक्ट के अंदर पेनिस को इंजेक्ट करते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, इजैकुलेशन जो होता है वो फीमेल की बॉडी से अगर बाहर कराया जाए तो उसकी वजह से चांसेस क्या होते हैं कि प्रेगनेंसी ना हो, स्पर्म ट्रांसफर ना हो। लेकिन ये बहुत ज्यादा रिस्की था, ठीक है। ये आपका किसके अंदर आता है, विड्रॉल मेथड के अंदर, की स्पर्म ओवा तक पहुंच ही ना पाए, ठीक है, एग तक ना ही पहुंच पाए। तो उसके लिए क्या था कि ये मेनली किसके द्वारा परफॉर्म कराया जा रहा था, मेल्स के द्वारा। उससे पहले वाला मेंस्ट्रुअल वाला किसके द्वारा परफॉर्म कराया जा रहा है बेटा, फीमेल्स के द्वारा। और ये कैसे मेथड से, नेचुरल, जिसमें आपको किसी भी तरीके का खर्चा करना नहीं पड़ रहा है, आपके फायदे की बात है। उसके बाद आता है आपका लैक्टेशन अमेनोरिया, मतलब जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है जब, अब क्या है, डिलीवरी हो गई, डिलीवरी के बाद फीडिंग कराते हैं, उसके लिए मेडिसिन वगैरह खाते हैं, या उसकी वजह से जो हॉर्मोन्स आपके बनते हैं। तो कुछ मोस्ट ऑफ द वुमेन्स के अंदर क्या होता है कि जब तक वो फीड करा रही हैं बेबी को तब तक वो क्या इंटरकोर्स या फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करेगी, तो उसकी वजह से चांसेस कम होते हैं प्रेग्नेंट होने के। तो जिसका टाइम कितना होता है, 6 मंथ, मतलब मैक्सिमम 6 मंथ, मिनिमम 2 2 3 4, ठीक है, ये होता है। ये किसके अंदर, फीमेल्स के अंदर। तो नेचुरल मेथड्स के अंदर आपके 3 टाइप आ गए, 2 आपके फीमेल्स के की वजह से परफॉर्म कराए जा रहे हैं, एक आपका मेल की वजह से परफॉर्म कराया जा रहा है, ठीक है, ये हो गया। अब नेचुरल मेथड्स के अंदर दूसरा मेथड कौन सा था बेटा आपका, बैरियर मेथड। अब बैरियर मेथड्स के अंदर देख लेते हैं कि कुछ आपके फिजिकल बैरियर्स थे, कुछ आपके केमिकल बैरियर्स थे। मतलब अभी तक तो क्या था कि स्पर्म को ओवा तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा था, किसमें, नेचुरल मेथड के अंदर। बैरियर मेथड में क्या है कि जो स्पर्म है और जो ओवा है उसके बीच में एक तरीके की दीवार बना दी जाए, बैरियर खड़ा कर दिया जाए, ठीक है, उसके जिसको हम सेल्फ इंसर्ट कर सकते हैं या फिर जिसको हम डॉक्टर की हेल्प से भी इंसर्ट करा सकते हैं। सबसे पहले आपके फिजिक बैरियर जो मेथड है उसके भी आपके 2 टाइप्स हैं, ठीक है, फर्स्ट आपका फिजिकल, दूसरा आपका केमिकल। फिजिकल मेथड्स में मेल क्या यूज करते हैं बेटा, कॉन्डम्स, मेल कॉन्डम्स, फीमेल भी कॉन्डम्स, डायफ्राग्राम्स, वोल्ट और सर्वाइकल कैप्स। ऐसा नहीं है कि जो कॉन्डम्स है वो सिर्फ मेल्स के लिए आते हैं, वो फीमेल्स के लिए भी अवेलेबल हैं, ठीक है बेटा। तो ये आ गया फिजिकल मेथड के अंदर। जबकि केमिकल मेथड्स के अंदर जेलीज और क्रीम्स प्रोवाइडेड होती है जिसकी वजह से बर्थ को कंट्रोल कराया जा सके, कोई भी फीमेल प्रेग्नेंट ना हो सके सेक्सुअल इंटरकोर्स परफॉर्म करने के बाद भी, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं कि कॉन्डम्स, जो कॉन्डम्स होते हैं बेटा वो मेल्स के अंदर इस तरह के दिखते हैं, ठीक है, फीमेल्स के अंदर वो इस तरीके से इंजेक्ट किए जाते हैं, कहां पे, वेजाइना में, जिसकी वजह से ओवुलेशन ना हो पाए, ठीक है, प्रेगनेंसी ना हो पाए, जो आपका स्पर्म है वो ट्रांसफर ना कर पाए, ठीक है। अब इसमें ये कैसा बना होता है बेटा, मेड ऑफ रबर और लेटेक्स, ठीक है, प्रिवेंट करता है स्पर्म को ओवा तक पहुंचने। क्या होगा, स्पर्म इजैकुलेट होगा तो वो क्या हो जाएगा, वो इस बैरियर मेथड के अंदर ही रह जाएगा, वो ओवा तक पहुंचेगा ही नहीं। उसके बाद स्पर्माइसिडल इफेक्ट देखने को मिलता है। ये कैसा होता है, नॉन रीयूजेबल, इसको एक बार यूज करने के बाद दोबारा यूज नहीं कर सकते। उसके बाद ये क्या था, सिर्फ बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये एक ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स था जिसके द्वारा एसटीडी को कंट्रोल किया जा सकता था, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज। मतलब अगर किसी मेल पार्टनर को एड्स है या फीमेल पार्टनर को एड्स है, अगर उन्हें
फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करनी है तो उसके लिए प्रिकॉशंस यूज करना कंपलसरी है, अदरवाइज एड्स फैलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये क्या था, ये एक मेन मेथड था जिसके द्वारा एसटीडी को इजीली कंट्रोल किया जा रहा था। तो पूछ लेते हैं कि कौन सा मेथड है जिसकी हेल्प से एसटीडी को कंट्रोल कर पा रहे हैं। उसके बाद इस निरोध क्या थी, कॉमनली ब्रांड ऑफ कॉन्डम्स थी जो यूज की जाती थी, और जो फीमेल कॉन्डम्स है उसको क्या बोलते थे, फेमिडोम, जो कहाँ इंजेक्ट हो रहा है, वेजाइना में, जिसकी वजह से स्पर्म ओवा तक ना पहुंच सके। ठीक है, ये हो गया आपका बैरियर मेथड्स। बैरियर मेथड्स के अंदर भी आपके आ गए फिजिकल मेथड्स में। फिजिकल मेथड्स का आपका दूसरा पार्ट है डायफ्राग्राम, सर्वाइकल कैप्स, वोल्ट्स। बेटा ये मेनली फीमेल्स के अंदर इंजेक्ट कराई जाती हैं। कैसी होती है, ये भी रबर की होती हैं। ये क्या करती है, सर्विक्स को कवर कर लेती हैं। ठीक है, सर्विक्स कहाँ प्रेजेंट था आपका, यूट्रस के पास, तो उसको क्या कर लेगी, कवर कर लेगी। ये कैसी होती है, रीयूजेबल होती है, और इसकी वजह से, लेकिन ये क्या करती है बेटा, ये प्रोटेक्ट नहीं कर पाती सेक्सुअली ट्रांसमिशन इन्फेक्शन से। सिर्फ कौन सा मेथड कर पा रहा था, बैरियर मेथड्स में सिर्फ कॉन्डम्स का यूज करके ही एसटीडी को कंट्रोल किया जा सकता था। उसके बाद ये किसके द्वारा यूज होती है, फीमेल्स के द्वारा। बेटा ये इस तरह की दिखती है, जैसे कि कैप्स वगैरह होती हैं जो फीमेल्स के अंदर इंजेक्ट करी जाएगी, या खुद के द्वारा भी यूज करी जा सकती है। उसके बाद थर्ड था आपका केमिकल मेथड के अंदर आपका स्पर्माइसिडल जेलीज या फिर आपका फोम्स, क्रीम्स वगैरह यूज की जाती हैं। वो क्या करती हैं बेटा, वो किल कर देती हैं एसिडिक पीएच बनाना। मतलब स्पर्म आपका एंटर किया वेजाइना के अंदर, उसने क्या किया, एसिडिक पीएच को बनाने को ही कंट्रोल कर लिया, जिसकी वजह से जाइगोट फॉर्मेशन नहीं होगी, फ्यूजन नहीं होता है। तो क्रीम्स वगैरह का या जेलीज का यूज बर्थ कंट्रोल के लिए भी किया जाता है। तो ये आपके मेथड्स हैं, नेचुरल मेथड्स आपके। ठीक है, इसमें बैरियर मेथड्स आ गए, फिजिकल आ गए, आपके केमिकल मेथड्स आ गए। और ये यूज अलोंग विद बैरियर मेथड्स, इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो बहुत ज्यादा होती है बाकी के कंपैरिजन में। ठीक है बेटा, इतना आई थिंक सबको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं IUDs। बेटा ये थोड़ा सा टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, तो बोर होने की जरूरत नहीं है, देखते रहो, बाद में ये मत कहना मैं हमारा ये वाला पार्ट रह गया था, अदरवाइज आपको दोबारा वीडियो देखनी पड़ेगी। अब IUDs का काम क्या था बेटा, IUDs जो थी कॉपर्टी वगैरह जो है वो डॉक्टर की हेल्प के द्वारा फीमेल्स को यूज करती हैं, जिसकी वजह से वो बिना किसी टेंशन के साथ सेक्स परफॉर्म कर सके अपने पार्टनर के साथ। अब इसमें क्या है, जो IUDs है वो मोस्टली एक्सेप्टेड है या फिर मोस्टली यूजेबल मेथड्स हैं इंडिया के अंदर। इसमें क्या होता है, ये सिर्फ किसके अंदर कही जाती है बेटा, फीमेल यूट्रस के अंदर। किसकी हेल्प से, बाय द एक्सपर्ट डॉक्टर्स या फिर नर्सिस की हेल्प से। ऐसा नहीं है कि आप खुद घर पे इसको क्या कर लोगे, इंजेक्ट कर लोगे, ऐसा नहीं हो पाएगा। ठीक है बेटा, उसके बाद ये क्या होते हैं कि ये किस लिए यूज करी जा रही है, जैसे कि मान लो किसी कपल वगैरह की शादी हुई, अब 2 साल बाद उनका बेबी हो गया, अब उनको क्या करना है कि उनको दूसरा बेबी 3 या 4 साल के बाद प्लान करना है। तो इंडिया में क्या होता है कि कॉपर्टी का यूज किया जाता है, जिसकी वजह से वो बाद में इजीली अपनी फैमिली प्लानिंग कर सके, बाद में इसको रिमूव करा के फिर से बेबी प्लान कर सके। ठीक है, उसके बाद ये क्या होता है, हेल्प इन फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, मतलब ये स्पर्म को एक तरीके से डेड कर देता है, वो एक्टिविटी परफॉर्म कर ही नहीं पाता। ठीक है, उसके बाद IUDs में भी आपके नॉन मेडिकेटेड और मेडिकेटेड थे, 2 तरीके के टाइप्स थे। नॉन मेडिकेटेड कौन से बेटा, एग्जाम्पल सबके याद रखना, एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं एक एक मार्क्स में, एक एक मार्क्स अगर गेन करोगे तभी आप अच्छे मार्क्स ले पाओगे। ऐसा नहीं है कि मैम ये तो 1 मार्क्स के अंदर है तो छोड़ देते हैं। एग्जाम्पल्स आप जो आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर बताए थे वो सब भी आपको याद रखने हैं इसके अंदर भी। तो जो आपका नॉन मेडिकेटेड था वो था लिपिलूप, लिपिलूप याद रखना, क्या एग्जाम्पल है, लिपिलूप। दूसरा जो मेडिकेटेड में थे उसमें क्या थे, कॉपर रिलीजिंग IUD, कॉपर्टी वगैरह, CUT हो गया कॉपर्टी, CU7 या मल्टीलोड्स 375। दूसरा आपका हार्मोन रिलीजिंग, जिसके अंदर आपका प्रोजेस्टेरोन या एस्ट्रोजन आपका यूज किया जाता है। ठीक है, 2 तरीके के हैं बेटा, देख लेते हैं। जो CU रिलीजिंग होंगे जिसमें क्या होगा, कॉपर रिलीज होगा। अब उसका क्या फंक्शन होता है,
वो क्या करेगा, सप्रेस कर देगा स्पर्म मोटिलिटी, मतलब स्पर्म मोटाइल ही नहीं रहेगा, तो क्या वो परफॉर्म कर पाएगा? नहीं, वो एक ही जगह रुक जाएगा, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो ही नहीं पाएगा। दूसरा क्या करेगा, वो सप्रेसिंग फर्टिलिटी कैपेसिटी, उसकी जो फर्टाइल करने की कैपेसिटी है वो उसको भी रोक देती है। कौन? कॉपर रिलीजिंग आईयूडीएस जो फीमेल के अंदर इंजेक्ट किए जा रहे हैं, जो एक तरीके का क्या है, बैरियर मेथड्स के अंदर आते हैं, जिसकी वजह से बर्थ कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरा इसमें क्या होते हैं, आपके हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, प्रोगेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। उसमें क्या होता है कि जो यूट्रस होता है वो अनसुटेबल हो जाता है, मतलब जब आप इसका यूज करोगे तो यूट्रस अपने आप ही अनसुटेबल हो जाएगा, वो जाइगोट फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा या फ्यूजन नहीं होगा। दूसरा ये जो क्या होता है, मेक सर्विक हॉस्टाइल टू द स्पर्म, मतलब ये स्पर्म को कैदी बना लेगा, अपने पास रख लेगा, उसको आगे जाने ही नहीं देगा, जिसका एग्जाम्पल है बेटा आपका LNG-20 और प्रोगेस्टेरट। ठीक है, तो मेन ये आपके दो हो गए जो आईयूडीएस के अंदर हैं, जिसमें कॉपर आईयूडीएस है, दूसरा आपका क्या है, हार्मोनल रिलीजिंग आईयूडीएस है, जिसके अंदर हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, और जिसके अंदर कॉपर रिलीज हो रहा है वो कौन सा हो गया आपका, कॉपर रिलीजिंग आईयूडीएस इंट्रायूट्रीन डिवाइसेस, जो फीमेल्स के अंदर इंजेक्ट किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से बर्थ को कंट्रोल कर सके। ये बार बार आपको रिपीट करा जा रहा है, जिसकी वजह से आपको याद हो सके। अब आप देख लेते हैं कि ओरल पिल्स हार्मोनल मेथड्स के अंदर ही था। ओरल पिल्स क्या होती है बेटा, जैसे कि देख, चलो इधर देख लेते हैं, सबको दिखाई दे रहा है? एक सेकेंड, इसमें क्या है, ये कैलेंडर बना हुआ है। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल देख लेते हैं, फीमेल्स के अंदर किसी की मेंस्ट्रुअल साइकिल 1 अप्रैल को स्टार्ट हुई, अप्रैल फूल नहीं बना रहे हैं, सच में स्टार्ट हुई है। तो क्या होता है कि फीमेल्स की अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल फर्स्ट डे पे स्टार्ट हो रही है, तो उसके बाद जो ये पिल होती है वो कब से स्टार्ट कर सकती है, इसको लेना 3rd या 5th डे से। ठीक है, तो 3rd डे कौन सा होगा, 3, तो 3 डेज के बाद वो कंटिन्यूअसली कितने दिन तक ये पिल लेती है, ओरल पिल बेटा 21 डेज तक कंटिन्यूअसली। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। ठीक है, कब तक ली उसने, 24 डेट तक। उसके बाद फिर क्या है, जब ये पिल ले ली फिर से क्या होगा, दोबारा से फिर गैप लिया जाता है 7 डेज का। 7 डेज का गैप लेने के बाद 1 2 3 4 5 6 7, तो फिर से दोबारा क्या होगा, फिर से ये दवाई वो कब लेना स्टार्ट करेगी, 2 मई से, अप्रैल के बाद। तो क्या होता है कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म हो जाती है उसके बाद कंटिन्यूअसली 21 दिन तक ये क्या होती है, पिल ली जा रही थी। तो इससे क्या होती है कि वुमेन्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेसेस करनी पड़ रही थी। ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूअसली लेनी पड़ती है, कंटिन्यूटी मेंटेन करनी पड़ती है। तो उसके लिए क्या हुआ था कि एक तरीके की कॉन्ट्रासेप्टिव जो पिल बनाई गई थी, अभी हमने आपको बताया था, जो नॉन स्टेरॉइडल थी, लखनऊ के अंदर बनाई गई थी, कौन सी थी बेटा, सहेली। उसको क्या यूज किया जा रहा था बेटा, वो 1 वीक में एक ही बार यूज की जा रही थी, और वो कैसी थी, नॉन स्टेरॉइड थी, उससे हेल्थ पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। अब ऐसा तो नहीं है कि जब सहेली आ गई है तो उसके बाद भी वुमेन्स 21 डेज वाला कोर्स कंप्लीट करेगी, तो फिर क्या हुआ कि ओरल पिल्स बंद कर हो गई, और उसके बाद जो वुमेन्स थी वो मेनली सहेली का यूज करने लगी, जो कि महीने में 4 बार ली जाती थी मेनली। ठीक है, तो ये कैसी थी, वो डेवलप की गई किससे, CDRI बताया था आपको, इंस्टीट्यूट है। ठीक है, लखनऊ के अंदर। ये कब ली जा रही थी, वंस अ वीक पिल थी, ओनली फॉर फीमेल्स, ऑब्वियसली मेल्स तो नहीं लेंगे इसको। नॉन स्टेरॉइडल थी, ठीक है, किसी भी तरीके के स्टेरॉइड्स नहीं था। ये क्या करती है बेटा, एस्ट्रोजन जो आपके रिसेप्टर्स होते हैं एंडोमेट्रियम लेयर के अंदर, यूट्रस के अंदर, हमने बताया था एंडोमेट्रियम लेयर थी जो आपकी बर्थ कैनाल है, जिसकी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। तो उसके अंदर जो हॉर्मोन्स होते हैं एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स, उनको क्या कर देगी, ब्लॉक कर देगी, जिसकी वजह से क्या होगा, प्रेगनेंसी हो नहीं पाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या था, एक और मेथड था आपका इम्प्लांट, जो हार्मोनल मेथड्स था। इम्प्लांट में क्या होता है कि जो फीमेल का एल्बो होती है, एल्बो से ऊपर वाला जो पार्ट होता है, उसमें क्या करते हैं आप, सिलिकॉन बेस्ड होती है, इस तरीके की होगी,
फैन लाइक उसका स्ट्रक्चर होता है, हाथ में डायरेक्टली क्या की जाती है, इंजेक्ट की जाती है हाथ के अंदर। तो उसकी वजह से क्या होता है, वो रिलीज करती है प्रोगेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, जैसे कि रिलीजिंग हार्मोन थे आपके आईयूडीएस वाले, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी, तो उनको इंजेक्ट किया जाता था। ये क्या होती थी, इंसर्टेड सबडर्मली, बॉडी पार्ट के अंदर इसको इंजेक्ट कराया जा रहा है। वो तो क्या था, वेजाइना वाले पार्ट में थी, आईयूडीएस थी, इंट्रायूट्रिन डिवाइस थी। इसका ड्यूरेशन कितना होता है, 5 से 6 साल वही होता है, जिसकी वजह से ओवुलेशन नहीं हो पाता, इम्प्लांटेशन नहीं होगा, जो मेनली फीमेल्स यूज करती थी। कोई भी कपल्स वगैरह इसको इजीली यूज कर सकता है, जिसको फैमिली प्लानिंग कुछ टाइम बाद करनी है या फिर करनी ही नहीं है, उसके लिए दूसरा मेथड है आपका। या फिर अगर हमने देखा है बहुत से बच्चों को पिल्स वगैरह से, दवाइयों से उल्टी आती है, तो उनके लिए क्या बनाए गए थे बेटा, उनके लिए इंजेक्शंस बनाए गए थे, जो इंजेक्शन के फॉर्म में ये पिल दी जा रही थी, जिसके अंदर से भी क्या हो रहे थे, आपके 2 हार्मोन रिलीज हो रहे थे, प्रोगेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, जो क्या है, बैरियर मेथड्स में हेल्प कर रहे हैं। आई थिंक यहाँ तक सबको समझ आ गया होगा बेटा। एक बार अगर आप इस चीज को दोबारा रिवाइज कर लोगे, 147 रूल अप्लाई कर लोगे, तो मुझे नहीं लगता आप इस चीज को इजीली भूल पाओगे। जब आपका एग्जाम का टाइम आएगा, सिर्फ आपको एक बार रिवाइज करने की नीड होगी। जो पास होना चाहते हैं, लेकिन जो टॉपर बनना चाहते हैं, उनको सारी चीजों को दोबारा से पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से टाइम टू टाइम पढ़ते रहना पड़ेगा, ठीक है बेटा। अब जो सर्जिकल मेथड्स थे, जो कि कैसे हैं बेटा, आपका इरिवर्सिबल, जिसको दोबारा यूज नहीं करा जा सकता, एक बार अगर वो चीज हो गई तो उसका फिर उसको आप चेंज नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते। उसके अंदर आती है आपकी वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी। वैसेक्टोमी मेल्स के लिए, ट्यूबेक्टोमी आपकी फीमेल्स के लिए। ये कैसे मेथड्स थे बेटा, परमानेंट मेथड्स थे, इरिवर्सिबल थे। इसके अंदर क्या होता था कि जो स्पर्म को ट्रांसपोर्ट होना, ट्रांसपोर्टेशन रोक दी जाए। अब आप डायग्राम पे ध्यान दीजिए, ये आपकी टेस्टिस है, इसके अंदर क्या बन रहा है, स्पर्म बन रहा है। अब स्पर्म ट्रांसफर कहां से होता है, वेस्ट डिफरेंस के अंदर से। तो क्या करते थे, वेस्ट डिफरेंस के पास कट लगा देते थे और उसको ज्वाइन कर देते थे, ठीक है। कट करने के बाद उसको बांध दिया जाता था, अगर बांधोगे नहीं तो कंटिन्यूसली ब्लीडिंग होगी। तो ये क्या है कि जिसके अंदर वेस्ट डिफरेंस कट हो रहा है वो तो वेसिक्टोमी, जिसके अंदर फेलोपियन ट्यूब कट हो रही है वो ट्यूबेक्टोमी, मतलब वो फीमेल्स के अंदर। इसमें क्या करेंगे, ये जो आपका फेलोपियन ट्यूब वाला पार्ट है, इसको भी कट करके क्या कर देंगे, टाई कर देंगे, बांध देंगे, जिसकी वजह से ना तो ओवा ट्रांसफर, एग का ट्रांसफर होगा, ना ही स्पर्म पहुंचेगा पेनिस तक, ठीक है। तो ये आपका कहाँ होता था बेटा, ये तो एब्डोमेन के अंदर कट लगता है, जबकि मेल्स के अंदर स्क्रोटम या फिर एब्डोमेन के अंदर इसका कट लगता है। ये आपका कैसा मेथड था बेटा, सर्जिकल मेथड था और परमानेंट मेथड था। जैसे कि ये दे रखा, ये वैसेक्टोमी हो गया आपका, वेस्ट डिफरेंस में कट लगाया, उनको टाई कर दिया, बांध दिया, जिसकी वजह से ब्लीडिंग ना हो, जिसकी वजह से स्पर्म आपके यूरिनरी ब्लेडर तक ना पहुंचे, पेनिस तक ना पहुंचे, सीमेन रिलीज ना हो, जिसकी वजह से इजीली बर्थ कंट्रोल हो सके। तो ये क्या थे, आपके बर्थ कंट्रोल के मेथड थे, जिसके अंदर नेचुरल बैरियर मेथड्स, आपके आईयूडीएस, ठीक है, ये सब, ये हार्मोनल मेथड्स थे आपके। किस किस तरीके से, आईयूडीएस के अंदर आपका कॉपर रिलीजिंग हो गया, हार्मोन रिलीजिंग हो गया, जिसमें एस्ट्रोजन प्रोगेस्टेरोन रिलीज हो रहे थे, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी या इंप्लांटेशन, ओवुलेशन नहीं हो पा रहा था। इन चीज को याद रखना बेटा, साथ के साथ याद रखते रहना, लाइन टू लाइन, तो इजीली आप के याद रह जाएगा, आप इजीली एग्जाम में आंसर कर पाओगे। अब साइड इफेक्ट क्या होते हैं बर्थ कंट्रोल मेथड्स के, मतलब आप कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वगैरह जो वुमेन्स लेती हैं, उसके साइड इफेक्ट भी तो देखने को मिलते हैं। अगर आपके हार्मोन डिसबैलेंस होंगे या फिर जाइगोट फॉर्मेशन नहीं होगा, तो उसके लिए आपको बहुत सी चीजें फेस करनी पड़ती है। सबसे पहले नौशिया, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि आपको वॉमिट आ रही है, या आपको कंटिन्यूसली वॉमिटिंग होगी। आपके मूड स्विंग्स होंगे, वो तो पीरियड्स में भी होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सेम होते हैं। तो मूड स्विंग्स आपके होंगे, जिसकी वजह से आपका हार्मोनल चेंजेस होगा। आपके जो इरेगुलर पीरियड्स, मतलब जब आप ये पिल लोगे तो क्या होता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो आपका बढ़ जाता है, ब्लड फ्लो बहुत ज्यादा फीमेल्स के अंदर बढ़ जाता है, ठीक है। और इन सम केसेस के अंदर अगर इनकी क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी, आप ज्यादा टाइम के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का यूज करोगे, तो उसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर होने के भी चांसेस होते हैं फीमेल्स के अंदर। तो ये सारी चीजें फीमेल्स को फेस करनी पड़ती है, जो वो किसी भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का यूज करते हैं। मेल्स को इसमें भी कुछ फेस करना नहीं पड़ रहा है, ठीक है बेटा।
उसके बाद जो इमरजेंसी मेथड है वो कब यूज किए जा रहे थे बेटा? दो केस के अंदर। कौन कौन से? या तो कोई कपल है, वो नहीं चाहते कि मतलब देखो सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ, स्पर्म ट्रांसफर हो गया, अब वो उनको ये चीज रियलाइज हुई कि वो अभी पेरेंट्स बनना नहीं चाहते हैं, तो उसके लिए वो इंस्टेंट क्या चीज यूज कर सकते हैं? तो बेटा उसके लिए एक पिल बनी थी अनवांटेड 72। मतलब आप सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करने के बाद अगर 3 डेज के अंदर वो पिल ले लोगे तो उसकी वजह से प्रेगनेंसी होने के चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। तो केस फर्स्ट में क्या हुआ था कि 72 अनवांटेड 72 आईपी ले ली गई थी, जिसकी वजह से सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद भी प्रेगनेंसी परफॉर्म नहीं हो रही थी। या फिर दूसरा केस क्या था कि जब इन केस ऑफ रेप्स, ठीक है, उसके अंदर क्या था? एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब अबॉर्शन किया जाता है। ये इमरजेंसी के टाइम पे चीजें हैं, बाकी तो आप खुद से मतलब क्या है, अगर आपको पता है कि आपको अभी पेरेंट्स नहीं बनना या फिर बच्चा नहीं करना है, तो उसके टाइम पे आप उस चीजों का ध्यान रखते हो। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपको इंस्टेंट रियलाइज होता है, या फिर फीमेल्स नहीं चाहती कि वो उस टाइम पर प्रेग्नेंट हो, तो वो क्या करती है? अनवांटेड 72 पिल्स ले लेती हैं, जो कि इमरजेंसी के टाइम पे यूज होती है, या फिर मेडिकल टर्मिनेशन करा दिया जाता है, जो कि इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा कराया जाता था पहले। ठीक है, अब देख लेते हैं कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी में क्या था कि अनवांटेड प्रेगनेंसी या फिर कुछ टाइम जो अनइंटेंशनली है उसमें क्या होता था? अबॉर्शन करा दिया जाता था। दूसरा, ये 45 से 50 मिलियन, मतलब इंडिया के अंदर 45 से 50 मिलियन अबॉर्शन होते हैं हर साल। मतलब ये मान लो कि अगर 5th पार्ट के अंदर प्रेग्नेंट हो रही है वुमेन, तो उनमें से 1/5 पार्ट आपका 100% में से 30% आपके हर साल क्या कराई जाती है? अबॉर्शन होता है। 45 to 50 मिलियन पर ईयर। ठीक है, उसके बाद जो इंडिया में एमटीपी को लीगलाइज कर दिया गया था, क्योंकि क्या क्या वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि आपको आगे बच्चा चाहिए नहीं चाहिए, तो उस पर गवर्नमेंट का कोई भी कंट्रोल नहीं है। तो वो कैसा हो गया था? इंडिया के अंदर लीगल कर दिया गया था। कब? 1971 के अंदर। ठीक है, अब एमटीपी के केस में क्या होता है, कब कब कराया जाता है, क्या क्या नीड होती है? सबसे पहले कि जब अगर किसी बच्चे के अंदर कोई भी जेनेटिक डिसीज आ गई है, तो क्या होगा? अगर जेनेटिक डिसीज आ जाएगी तो वो बीमारी क्या होती है? लाइफ टाइम के लिए आ जाती है। तो उस टाइम पर मेडिकल टर्मिनेशन कराया जाता है, एमटीपी कराया जाता है, अबॉर्शन, या इन केस ऑफ रेप्स के टाइम पर, या फिर इन केस ऑफ अनइंटेंशनल प्रेगनेंसी, वही कि वुमेन प्रॉपरली रेडी नहीं है उस टाइम पे, या फिर किसी तरीके से बच्चे को, या मतलब ये मान लेते हैं ना किसी किसी का मिसकैरेज वगैरह हो जाता है, या फिर फीमेल्स के अंदर यूट्रस के अंदर फॉर्मेशन ना हो के फैलोपियन ट्यूब के अंदर फॉर्मेशन, अगर बेबी की फॉर्मेशन हो जाती है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी को भी रोकने के लिए एमटीपी का यूज किया जा रहा था। तो इन सब के लिए क्या कर लेते हैं? अबॉर्शन का यूज हो रहा था रेप्स के टाइम पे। जब आपकी फॉर्मेशन हो रही है बेबी की, किसके अंदर बेटा? किसके अंदर हो रही थी? अभी आपको बताया था, इसका आंसर आप कमेंट में देना मेरे को। फेलोपियन ट्यूब, वैसे तो मैंने बता ही दिया है, मुझे पता है, कमेंट तो आप लोग करते ही नहीं हो। तो एमटीपी कब करानी चाहिए, कौन सा पीरियड उसका सेफ होता है? सबसे पहले ये क्या सेफ होती है? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, मतलब स्टार्टिंग के 3 मंथ्स के अंदर जो कि सेफ होती है। उसके अंदर भी ऐसा नहीं आप अपनी मर्जी से कोई भी पिल वगैरह ले लोगे। उसमें भी क्या होता है कि बेटा आपको परमिशन चाहिए होती है, किसी भी डॉक्टर की रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, तभी आप क्या करा सकते हैं? अबॉर्शन करा सकते हैं। या फिर इन केस ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर, जब आपको 24 वीक्स कंप्लीट हो जाएंगे, तो उस टाइम पे क्या होता है? वो बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है फीमेल्स के लिए, लेकिन अगर इमरजेंसी है, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि आपको एक डॉक्टर की नहीं 2 डॉक्टर की नीड होती है, उनके सर्टिफिकेट की नीड होती है, और अबॉर्शन करा दिया जाता है। ये आपका हो गया कौन सा बेटा? साइड इफेक्ट हो गए बर्थ कंट्रोल के, या आपका अबॉर्शन वगैरह वाला पार्ट हो गया, एमटीपी वाला पार्ट हो गया। अब उसके बाद एक सेकेंड, हाँ, कुछ केसेस के अंदर जो पीपल्स थे वो मिसयूज कर रहे थे, अभी हमने बताया था इम्यूनोसेंटेसिस का, क्योंकि किस वजह से? क्योंकि वो क्या कर रहे थे? डिटेक्ट कर रहे थे, सेक्स पता लगा रहे थे, जेंडर पता लगा रहे थे बच्चे का, जिसकी वजह से
एमटीपी ज्यादा हो रही थी फीमेल के अंदर ही, उसको क्या कर दिया जा रहा था, बच्चे को मार दिया जा रहा था, उसको, लड़की को तो जन्म भी देना मतलब अलाउड नहीं था पुराने टाइम में, ठीक है, ऐसी लोगों की थिंकिंग हो गई थी, तो उसका भी बहुत ज्यादा मिसयूज किया गया, ठीक है। उसके बाद आपका आई थिंक नेक्स्ट, अब देख लेते हैं कि कौन कौन सी डिसीजेस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होती है मेल से फीमेल के अंदर या फीमेल से मेल के अंदर। अब एसटीडी के बारे में पढ़ लेते हैं, ये कैसे होते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन कहलाया जाता है, ठीक है। ये कौन से एज ग्रुप के अंदर सबसे ज्यादा हाई होते हैं बेटा, 15 टू 24 ईयर के अंदर, जो 15 से 24 साल वाले कपल्स हैं, ठीक है, उनके अंदर ये क्या है, सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। कैटेगरी कौन कौन सी होती है, बैक्टीरियल एसटीडी होती है आपकी, प्रोटोजोन एसटीडी होती है, वायरल एसटीडी होती है। बैक्टीरियल में गोनोरिया, साइफिलिस, इसके अंदर ट्राइकोमोनाइसिस, जेनिटल हर्पेस, हेपेटाइटिस बी या फिर एड्स। अब नॉन क्योरेबल कौन सी है बेटा, जो वायरल वाली है वो मोस्टली कैसी होती है, नॉन क्योरेबल, जिसको आप क्योर नहीं कर सकते, जिसका अभी तक कोई भी इलाज नहीं आया है। सबसे पहले मेन याद रखना, पूछ लेते हैं, सबसे फर्स्ट होती है आपकी एड्स, हेपेटाइटिस बी या फिर हर्पेस, जो आपकी तीन ये ऐसी डिसीज है जो नॉन क्योरेबल है, जिसका कोई भी इलाज नहीं है, ठीक है। अब एड्स और एचआईवी किस तरीके से फैलती हैं, ये क्या है बेटा, सबसे पहले ये मदर से फीटस के अंदर भी फैल सकती है थ्रो प्लेसेंटा, क्योंकि प्लेसेंटा ही तो एक पाथवे है ट्रांसफर करने का। दूसरा शेयरिंग निडल्स, ऐसा मान लो कोई पर्सन आपके पास आया डॉक्टर के पास, उसने एचआईवी पॉजिटिव है वो, या फिर उसको एड्स है, अगर वही सेम निडल अगर डॉक्टर ने दोबारा ये यूज कर दी तो आपको भी एड्स होने के चांसेस 99 टू 100% होते हैं। इस तरीके से भी ट्रांसफर होता है। या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स मल्टीपल पार्टनर्स के साथ, ठीक है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मतलब ये मान लो किसी बंदे को एड्स है और आपने उसका ब्लड लिया है, आपको अर्जेंट नीड थी, तो उसकी वजह से भी चांसेस होते हैं एड्स फैलने के। अब देख लेते हैं कि मेन सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं, कि कौन कौन से सिम्टम्स किसकी वजह से हमें पता लगता है कि हाँ हमें एड्स हो सकता है, ठीक है। सबसे फर्स्ट अर्ली में क्या होता है, वेजाइनल एरियाज में या फिर मेल्स को क्या होती है, इचिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। दूसरा आपका फ्लूइड डिस्चार्ज, जो डिस्चार्ज होता है वो बढ़ जाता है। वाइट डिस्चार्ज जो होता है मेल्स एंड फीमेल्स में, वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, सारी जगह पे क्या हो जाएगी, रेडनेस आ जाएगी, और आपका जो वेजाइनल पार्ट होगा या पेनिस वाला पार्ट होता है वो क्या हो जाता है, स्वेल होना स्टार्ट हो जाता है, स्वेलिंग आ जाती है। ये तो अर्ली सिम्टम्स है। जो लेट है, मतलब जो क्योरेबल नहीं है, जिनको आप क्योर नहीं कर सकते, उसमें पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिसीज हो जाएगी आपको। जो बर्थ, लेडीज बर्थ तो दे पाएगी लेकिन बच्चा ज्यादातर मरा हुआ पैदा होगा। एक्टोपिक प्रेगनेंसी होगी, मतलब फेलोपियन ट्यूब के अंदर क्या होगा, बेबी फॉर्मेशन हो जाएगी। कैंसर के चांसेस हैं, या फिर कभी कभी क्या होता है, इनफर्टिलिटी, मतलब फीमेल फ्यूजन ही नहीं कर पाएगी, एग फॉर्मेशन ही नहीं कर पाएगी। अब देख लेते हैं कि प्रिकॉशंस कौन कौन से होंगे जिसकी वजह से आप एसटीडी होने से रोक सकते हो। सबसे फर्स्ट क्या होता है कि आपको कॉन्डम्स यूज करना है, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट था, अभी आपको बताया था। दूसरा, अवॉइड करनी है कि आप नीडल्स वगैरह का यूज ना करें, इस चीज में डॉक्टर को ध्यान रखना चाहिए। सेक्सुअल इंटरकोर्स ना हो पार्टनर्स के साथ, और जाते ही सीधा अगर आपको ऐसे कोई भी सिम्टम्स शो हो रहे हैं तो डॉक्टर से कंसल्ट किया जाए। इस चीज में आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है, ठीक है बेटा। अब देख लेते हैं कि हमारी सोसाइटी में कभी कभी क्या होता है कि जैसे रीजंस होते हैं इनफर्टिलिटी के, किस वजह से मेल्स या फीमेल्स पेरेंट्स नहीं बन पाते, उनके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। या तो वो फिजिकली अनफिट हो, कैसे हो बेटा, या तो वो फिजिकली, एक सेकेंड कैंसिल, या तो वो फिजिकली अनफिट हो, या फिर उन्हें किसी तरह की बीमारी हो, या साइकोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम हो, वो फोकस ना कर पा रहे हो, उनका स्ट्रेस ज्यादा हो, या फिर कॉग्निशियल प्रॉब्लम हो, या फिर उनकी इम्यूनिटी कमजोर हो। तो ऐसे ऐसे चांसेस होते हैं जो मेल और फीमेल्स दोनों के अंदर देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी होती है। क्या करते हैं वो, स्पर्म ही नहीं बना पाएंगे या एग फॉर्मेशन ही नहीं होगा, ठीक है। तो मेल्स के अंदर क्या होता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, मतलब पेनिस इरेक्टाइल होता है,
लो स्पर्म काउंट आएगा, जैसे मिलियंस में स्पर्म काउंट आता है वो बहुत कम हो जाते हैं। जो स्पर्म होंगे नॉन मोटाइल होंगे, मतलब क्या होंगे, एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर पाएंगे, नॉन मोटाइल होंगे, या लेस स्पर्म मोटिलिटी। फीमेल्स के अंदर क्या होगा कि ओवा की फॉर्मेशन ही नहीं होगी, ठीक है, फिम्ब्रिया एबल ही नहीं होंगे। ये जो फिम्ब्रिया स्ट्रक्चर है जहां से ओवरी से ओवा लेके जाते हैं वो क्या होंगे, एबल ही नहीं होंगे ओवा कैच करने के लिए। तो ये क्या होते हैं, ये इनफर्टिलिटी के चीजें होती हैं जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी होती है मेल्स और फीमेल्स के अंदर, आप पेरेंट्स नहीं बन पाते हो, ठीक है। उसके बाद क्या होते हैं इसके अंदर आपके इनको क्योर करने के लिए या इनसे बचने के लिए कैसे कैसे कौन कौन से मेथड्स या कौन कौन से टेक्नोलॉजीज यूज की जाती है। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर आपका आता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, दूसरा आता है आपका इन विवो फर्टिलाइजेशन। अब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या है कि जो फर्टिलाइजेशन परफॉर्म कराया जा रहा है आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर नहीं, मतलब पहले बाहर परफॉर्म कराया जाएगा लेबोरेटरी के अंदर, उसके बाद फीमेल के अंदर इंजेक्ट कराया जाएगा, जिसमें सबसे फर्स्ट आता है जिफ्ट, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्यूब। ट्रांसफर, दूसरा आता है आपका इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ये तो दो टाइप्स हो गए आपके किसके बेटा, इन विट्रो के, ठीक है। दूसरा आता है इन वीवो, मतलब जो फीमेल्स के अंदर ही परफॉर्म कराया जाता है फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी, जिसमें आपका गिफ्ट, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। दूसरा आता है आपका एआई। अब ये मत कहना मैडम एआई होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसमें एआई क्या करेगा बेटा, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। कंफ्यूज मत होना, कभी वहां पे बोर्ड में लिख के आओ कि ये तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसका कोई काम नहीं है, यहाँ पे ज्यादा दिमाग मत लगाना। अब देख लेते हैं कि जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर कैसे होता है। मतलब कि इन विट्रो में जो टेस्ट ट्यूब होगा, टेस्ट ट्यूब बेबी के अंदर जो हस्बैंड है, स्पर्म काउंट जिसके कम आ रहे हैं, या हम क्या सोसाइटी में क्या होता है आज के टाइम में, आईवीएफ के टाइम पे आप लोग डोनर ले लेते हो, मतलब कोई किसी और पर्सन का स्पर्म फ्यूज कराया जाए लेबोरेटरी के अंदर, उसके बाद फीमेल के अंदर उसे इंजेक्ट कर दिया जाए। तो मेल्स का जो ओवम होगा वो ले लेंगे, फीमेल का क्या होगा आपका एग ले लेंगे, उन दोनों को फ्यूज करा देंगे लेबोरेटरी के अंदर, एट द एंड उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि जिसके अंदर अगर जाइगोट 8 सेल स्टेज से कम है, हमें बताया था जाइगोट 1 सेल स्टेज, सेकंड सेल, फिर सेकंड से 4, 4 से 8, तो उसको कहाँ इंजेक्ट किया जाता है बेटा, ट्रांसफर किया जाता है फेलोपियन ट्यूब के अंदर, जिससे वो ट्रांसफर हो के एट द एंड ब्लास्टोसिस्ट बना सके। लेकिन अगर जाइगोट 8 सेल से ज्यादा स्ट्रक्चर बना रहा है, डायरेक्ट 8 से 16 या फिर ब्लास्टोसिस्ट, तो उसको किसके पास ले जाया जाएगा बेटा, यूट्रस के पास, क्योंकि ऑलरेडी ब्लास्टोसिस्ट बन चुका है, अब तो सिर्फ बेबी फॉर्मेशन होनी बाकी है, उसके बाद ही तो जाके उसको प्लेस किया जाता है यूट्रस के पास, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है। दूसरा क्या होगा कि जो माइक्रो इंजेक्शन यूज किए जाते हैं, मतलब फिर से वही क्या करेंगे, ओवा ले लेंगे, मदर का एग लेंगे, उसके अंदर क्या करेंगे, इंजेक्शन से इंजेक्ट करेंगे स्पर्म को, एक्टिविटी लैब के अंदर परफॉर्म कराई जाएगी और एट द एंड उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ठीक है, निडल की हेल्प से। तो वो कौन सा होता है, इंट्रोसाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इंजेक्शन से याद रखना कि इसमें इंजेक्शन का यूज होगा, उसमें याद रखना कि फेलोपियन ट्रांसफर या तो फेलोपियन ट्यूब की तरह ट्रांसफर होगा, अगर 8 सेल स्टेज से कम है और 8 सेल स्टेज से ज्यादा है, ब्लास्टोसिस्ट बन गया है, तो यूट्रस के पास ट्रांसफर किया जाएगा। किया दोनों में फीमेल में ही जाता है, ठीक है, मेल्स के अंदर नहीं होता ये, ठीक है। उसके बाद इन वीवो में देख लेते हैं गिफ्ट, मतलब इसमें क्या होता है कि हम आपको एक तरीके का गिफ्ट दे रहे हैं। अगर कोई वुमेन ओवा बना नहीं पा रही है, एबल नहीं है फॉर्मेशन कराने में ओवा के, लेकिन सुटेबल एनवायरनमेंट दे सकती है फीटस को, तो उसकी वजह से क्या होगा, फिर से हम डॉक्टर क्या करते हैं, एक डोनर ढूंढ लेते हैं, उसका एग लेंगे, फीमेल के स्पर्म का को लेंगे, उनको फ्यूज कराएंगे, और वो फ्यूजन का होता है बेटा फीमेल्स के अंदर होता है, ठीक है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि ओवा लिया जाएगा फीमेल डोनर से और इसको इनफर्टाइल बॉडी के अंदर रखा जाएगा, जिसकी वजह से फिर फीटस डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या कर रहे हैं, एक तरीके का गिफ्ट है जो डॉक्टर किसको प्रोवाइड कर रहे हैं, फीमेल्स को, इसलिए इसको गिफ्ट बोल देते हैं, वो जिफ्ट है, ZIFT, ये गिफ्ट है। उसके बाद आपका आता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, मतलब टेक्निक परफॉर्म फॉर दीज मेल्स, उन मेल्स के लिए जिनकी
स्पर्म काउंट बहुत कम है, लेस मोटाइल है वो। उसमें क्या होता है कि स्पर्म को कलेक्ट करेंगे, फिर से डोनर से ट्रांसफर किया जाएगा फीमेल के अंदर, ऑल्सो कॉल्ड IUI। जो ये ट्रांसफर किया जाता है फीमेल्स के अंदर स्पर्म लेने के बाद किसी भी डोनर से जिसका स्पर्म काउंट ज्यादा होता है, उस प्रोसेस को हम इंट्रायूट्रीन इंसेमिनेशन भी बोलते हैं। तो AI भी बोलते हैं या फिर IUI भी बोलते हैं, सॉरी IUI, ठीक है, ये याद रखना। अब लास्ट है, अगर कोई लोग आज के टाइम में, बहुत से टाइम पहले क्या होता था कि क्या करते थे बहुत से पेरेंट्स, IVF पर बिलीव ना करके, क्योंकि उसमें खर्चा थोड़ा सा ज्यादा होता है, तो वो क्या करते हैं, अडॉप्ट करना ज्यादा प्रीफर करते हैं। तो अडॉप्ट करना भी कोई क्राइम नहीं है, वो तो बहुत अच्छी चीज है कि आप किसी ऑर्फन बच्चे को एक बेटर लाइफ दे पा रहे हो। तो और अडॉप्ट करने में क्या होता है कि लीगल लॉज दिए जाते हैं, बनाए जाते हैं, जिसमें कि लीगल लॉज बनेंगे, परमिशन है कि कपल्स इजीली अडॉप्ट कर सके किसी भी बच्चे को। जो ऑर्फन चाइल्ड है उसको क्या करेंगे, वो अडॉप्ट कर लेंगे, उसके बाद उसकी अच्छे से केयर करेंगे और उसको घर इजीली लेके जा सकते हैं। जो कि फिर इसमें क्या होता है कि अडॉप्शन के मेथड के अंदर ये फैक्टर्स डिपेंड ही नहीं करते हैं। मतलब कुछ लोग ये नहीं है कि ये देखें कि ये बच्चा हिंदू है या मोमडन है, क्रिश्चियन है, सिख है, ऐसा ये चीज कंपलसरी नहीं होती है, फैक्टर्स इस पर डिपेंड नहीं करते, ना ही ये चीजें कपल्स को बताई जाती हैं, ठीक है। तो ये आपका लास्ट था, चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। आप इस चैप्टर को अच्छे से देखो बेटा, अच्छे से रिवीजन करो। नवंबर तक आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपको प्रॉपर रिवीजन भी कराया जाएगा। तो वीडियोस देखते रहें बेटा, कमेंट करके बता दिया करो, ठीक है। थैंक यू।